Hello students, how are you? You all are welcomed in the class 11th. The subject is political science and you must know about the book. This is the Indian Constitution at Work. So we were discussing the topic number 3. Actually this is the second part. Chapter is third chapter, elections and representation. तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस chapter. Earlier we had discussed the topic introduction about the elections, election and democracy, first past the post system, proportional representation, reservation of the constituency. These topics we already had completed in the part 1 video. Okay, this is the part 2 of this video lecture. So in this video we are going to discuss the topic free and fair elections, Independent Election Commission and electoral reforms. So students, hope you must have watched the part 1. So stay connected and watch the video till the end to understand the concept in a better way. Now start. This is the page from your NCERT book. Actually students, we are going to cover the topic and each and every topic from your NCERT book, because NCERT is very important for the purpose of to clear the exams. Okay, so in this topic, in this today's lecture, we are going to cover the topic electoral system and universal adult franchise. इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम की सबसे बड़ी जो यूनिक फीचर है दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, इसके नेम से पता चल रहा है यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है. यहाँ पे अडल्ट पीपल को राइट टू वोट मिला हुआ है. बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वी मीन every person above the age of maturity or above the age of 18 years or above the 18, that is entitled to enjoy the right to vote in elections irrespective of caste, creed, color, race, language, religion. means 18 साल या 18 साल से ऊपर का जो इंडियन सिटीजन है, okay, उसको राइट टू वोट है. इसमें इस राइट टू वोट में सबको इक्वलिटी है. किसी तरह का कास्ट, कलर, क्रीड, रेस या जेंडर बेस पे कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सो दिस इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, तो हमारी जो इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शंस है, उसका सबसे यूनिक फीचर है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अब देखते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में जो एज है, इंडिया में एज जो फिक्स है दैट इज 18 ईयर्स. ओके, इंग्लैंड, रशिया देयर इज आल्सो द एज 18 ईयर्स, बट इन स्विट्जरलैंड द एज लिमिट इज 20 ईयर्स और अमेरिका में 21 ईयर्स, इन नॉर्वे इट इज 23 ईयर्स. सो द एज ऑफ बीइंग अडल्ट ये सारे कंट्रीज में डिफरेंट है. अडल्ट फ्रेंचाइज हैज मेनी मेरिट्स, इसके बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं. It provides political training and education as well as creates the feeling of self-respect among the people. It ensures the participation of the people in the government or in the governance governing the country. सबसे जो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, लोग फील करते हैं कि वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनमें एक रिस्पेक्ट की, एक डिग्निटी की फीलिंग आती है और इसमें लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिलती है कि कौन सी पार्टी है, किस उसके क्या एजेंडा है, वो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड हमारे लिए क्या काम करेगी. तो ये सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं हमारे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए और इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंक्रीज होती है. नाउ स्टूडेंट्स सी द कार्टून. ये जो पिक्चर है कार्टून बेस्ड पिक्चर, इसको ध्यान से देखो. ये जो बड़ा एलिफेंट है, एलिफेंट एक फिगर होता है हमारा, ऐसा शो करता है स्ट्रेंथ का, एक इसका लार्ज साइज और इसकी स्ट्रेंथ है. और ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हमारे कंट्री का जो यूथ है, जो लोगों में 18 और 18 अबव के लोग हैं, वो उनके पास एक स्पेशल पावर है. ओके, तो उनके पास वोट की पावर है, अपनी गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं. तो इसमें ये दिखाया गया है कि पर्सन यहाँ पे लीडर है, तो उसकी टेल को खींच के उसको कंट्रोल करने, कितने बड़े मतलब जो ह्यूज एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग एनिमल जो किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पे ये हमारे अडल्ट फ्रेंचाइज का जो वोट है, अडल्ट वोट है, उसका एक सिंबल है कि हमारा जो अडल्ट जो हमारा फ्रेंचाइज है, जितने भी हमारे अडल्ट पीपल है या हमारे वोटर्स हैं, उनके पास बहुत पावरफुल है. क्या उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है?
या उसको मैनेज करना हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली ये टफ ज़रूर है थोड़ा सा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको प्रॉपर पॉलिसी से, प्रॉपर लॉ से इसको मैनेज किया जा सकता है। दिस मे बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट अनमैनेजेबल। ओके, तो इस केस में हम कह सकते हैं इसको मैनेज कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या है। इसको इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सब के कंट्रोल से तो बाहर है, और ये अपने आप में जब इलेक्शंस होती हैं बहुत पावरफुल कमीशन है। उस ड्यूरिंग इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। लेट्स हैव द डिटेल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, ये जैसे हमने आर्टिकल मेंशन किया, आर्टिकल 324, उसका पार्ट 1 ब्रैकेट में जो लिखा है 321 आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं प्रिपरेशन इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन में जो इलेक्टोरल रोल बनाने हैं, वोटर्स की लिस्ट बनानी है, या फिर कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन है उनकी लिस्ट बनानी है, सारी इलेक्शन कंडक्ट करने से तक जो भी पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। और ये लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इनके जो जितने भी इनके कंट्रोल है, जितने भी इनके लॉ है, इलेक्शन कमीशन इन सबसे ऊपर होते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स होती हैं कि ये स्टेट लेजिस्लेचर या हमारी गवर्नमेंट कोई नया रूल नहीं बना सकती, कोई नया लॉ फ्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, कोड मीन्स लॉ, तो ये इशू करता है जब इसने इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। उस ड्यूरिंग सारा जो भी डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का होगा। सो इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन दिस इलेक्शन प्रोसेस इट बिगिंस विद द इलेक्शन नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को प्रेसिडेंट के अंडर जो सेक्शन 14 है, पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ हमारा 1951, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन इश्यू होती है कि इस टाइम पे इलेक्शन डिक्लेयर हो। इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ गई, इसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, और ये सारा काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। इसको हम शॉर्ट में ईसी भी बोल देते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक प्रोविजन है कि इस इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट करना है। एक्चुअली अपॉइंट होता है ये प्रेसिडेंट से होता है, लेकिन वंस इट इज अपॉइंटेड इट नेवर लिसन टू द प्रेसिडेंट, फिर ये अपने आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, तो जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वोटर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देनी है, उनके सिंबल पास करने हैं, उनकी डेट डिक्लेयर करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसीज डिक्लेयर करनी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी मशीनरी हमारी इलेक्शन की, जब गवर्नमेंट की ड्यूरिंग इलेक्शन, ये सब चीज़ उनके ऊपर कंट्रोल करता है इलेक्शन कमीशन। नाउ सी, ये हमारे जो लीडर है, सी द कार्टून स्टूडेंट्स, दीज कार्टून पिक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स थोड़े कम नहीं होते, 5 मार्क्स का ये कार्टून है, और इसमें अपने करना क्या, सिर्फ आपने बहुत ध्यान से इसको सुनना है। ड्यूरिंग एग्जाम यू ऑल्सो कैन क्रिएट इन योर लैंग्वेज, बट ये जो इसका मीनिंग है वो राइट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो, ये नेताजी है, नेताजी अफ्रेड ऑफ द ईसी, ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये लीडर है, ये डर रहा है, बहुत फियर्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर करता है, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको सारे फॉलो करें। उसके अकॉर्डिंग कोई जो लीडर है वो ब्राइब नहीं ले सकते, मिस यूज़ नहीं कर सकते अपनी पावर्स को। जितना एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 10 लाख है, 15 लाख है, उतना ही इलेक्शन में खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब जितने भी उनके बैड पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, या करप्शन है, उसको एक तरह का ये कंट्रोल करता है इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन वंस इट डिक्लेयर्स द कोड ऑफ कंडक्ट, तो बाकी सारे लीडर्स हैं, अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली, वो माल प्रैक्टिसेस, मिस यूज ऑफ पावर नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। सो दे आर फियरिंग एंड दिस फियर इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ओके, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से वर्क करता है। ओके, इलेक्शन कमीशन, एक तो हमने ये वर्ड यूज़ किया कि कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करता है, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, नॉन, उनको उनकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, नॉमिनेशन देते हैं।
तो ये इलेक्शन कमीशन जो एक बार बना दिया, प्रेसिडेंट ने बना दिया, क्या प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है? तो जितनी देर इलेक्शन हो रही है उतनी देर तो ये अगर डेमोक्रेटिकली उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो इसमें जो हमारी जुडिशरी इसके ऊपर नज़र रखती है। लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन हम इलेक्शन कमिश्नर और उसके जो दिए हुए लॉज हैं, उसके डिसीजन हैं, सब उसको फॉलो करते हैं। So it also determines the timings of the election, prepares the election schedule. Election schedule includes a notification of election date from which the nomination can be filled, मतलब कब वो अपनी नॉमिनेशन कैंडिडेट दे सकते हैं, कब उसको वापस ले सकते हैं, कौन सी लास्ट डेट है, ये सारा हमारा एक प्रोसेस है इलेक्शन का स्टूडेंट। इसके नियर अबाउट 9-10 पॉइंट्स बनेंगे इलेक्शन प्रोसेस के, मतलब डेट डिक्लेयर होने से लेके वोटर लिस्ट से और काउंटिंग ऑफ वोट्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारा हमारा एक प्रोसेस है इलेक्शंस का। ओके, तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन सारी पार्टीज के रिकॉर्ड है, उनके सिंबल्स हैं, उनको देखते हैं, अलाउ करते हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं। और आजकल की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ एक गाइडलाइंस हैं, ये जितने भी नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं, जो भी नॉमिनीज हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी शो करनी है, फेयर डीलिंग्स शो करनी है उनके, दे मस्ट नॉट हैव एनी पेंडिंग केस इन द कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रूफ के तौर पे देनी होती है। दिस इज डन टू स्टॉप द माल प्रैक्टिसेस। ओके, ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। सो वी कैन से इलेक्शन कमीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब इसकी कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, ये सारे अच्छे से करता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा इसकी नज़र होती है, उसके बावजूद भी हमारे इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। कौन कौन सी माल प्रैक्टिसेस हैं, डिस्क्रिपेंसीज कौन सी हैं, डिस्क्रिपेंसीज माल प्रैक्टिस हो रही हैं वो भी देखी गई है। जैसे यूज़ ऑफ मनी, यूज़ ऑफ मसल पावर बाय द कैंडिडेट एंड दे ट्राई टू डोमिनेट द अदर, अपनी पावर से, चाहे मनी पावर है, मसल पावर है, ठीक है, तो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो होते हैं कि जो वोटर्स हैं, अच्छे वोटर्स हैं, अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, दे नेवर कम टू पार्टिसिपेट, ये भी हमारा एक इसमें डिस्क्रिपेंसी है हमारी इलेक्शंस में। मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, कई बार नेता को या दूसरे लीडर्स को पब्लिक फंड मिलते हैं, उसका भी मिस यूज़ करते हैं। तो जैसे किसी लोकल लीडर को, एमएलए को, काउंसलर को, कुछ भी उसको इलेक्शन से पहले कोई ग्रांट रिसीव हुई थी कि इसको लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करना है, बस स्टॉप बनाने हैं या ट्रीज लगवाने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, लेकिन उसने वो फंड लोगों की वोट खरीदने में लगा दिए। इट मीन्स द मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। इवन द कैंडिडेट्स लेस देन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बिकम द विक्टोरियस। कई बार हमने ये देखा है कि लोगों ने बहुत कम नंबर में किसी को वोट दी है, लेकिन कोलिजन के ड्यूरिंग, मतलब दूसरों के साथ पैचअप कर लेते हैं, कोलिजन पार्टी बना लेते हैं, 2-3 पार्टी मिलके अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। मीन्स लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, कम से कम वोट दिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो जीत गए। सो दीज आर द डिस्क्रिपेंसी इन द इलेक्शंस। नाउ सी, आप क्या सजेशन देते हो, हाउ वी कैन मेक द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, हम किस वे से इनको साफ सुथरी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे इलेक्शन में ड्रॉबैक्स हैं, जो भी इसमें वीक पॉइंट्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, यू कैन ऐड योर सजेशंस ऑल्सो। ओके, फ्यू सजेशंस आई एम गोइंग टू राइट हियर। एक तो जो मनी पावर है उसको कंट्रोल करना है, मसल पावर को कंट्रोल करना है, उसके लिए सबसे पहले लगाम कसनी होगी, इलेक्शन कमीशन को कोई लॉ बना दे। तो जो भी हमारे विमेन कैंडिडेट हैं जिनकी रिजर्व्ड सीट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में विमेन की सीट्स के ऊपर भी जो मैन पावर है वही काम कर रहे हैं, तो encourage करना चाहिए विमेन को टू participate in the election, because there are few cases or few issues related to women that can be solved by the women minors. Okay? तो women's को भी हमने encourage करना है to participate in the election. जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के पर्सन हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड बुरा है, दे शुड ऑल्सो बी बैन, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए, बैन करना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जब वो रैलीज निकालते हैं, द कैंडिडेट शुड नॉट यूज वर्ड्स रिलेटेड टू एनी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, या तो किसी के फेवर में अपनी कास्ट रिलीजन का वास्ता देके
इलेक्शंस में वो लोगों की वोट लेने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है वो दूसरों के लिए मिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दूसरों के रिलीजन से रिलेटेड, दूसरों की कास्ट से रिलेटेड। तो ऐसे कोई भी तरह के वर्ड बैन होने चाहिए जो किसी की कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज का किसी की जो पर्सनल फीलिंग है उसको हर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, ये कार्टून है। ठीक है, ये कार्टून पिक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है कि शुड अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ सीरियस क्राइम बी बार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन। ये पर्सन है, ये अपना चेहरा छुपा रहा है, क्यों? कि मीडिया उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। मे बी द पर्सन, द लीडर शोन हियर, इट मे हैव द क्रिमिनल रिकॉर्ड, इट मे हैव द कनेक्शन विद द अंडरवर्ल्ड। ओके, तो ऐसे लोगों को हमने बैन करना चाहिए। इसमें आपने अपनी सजेशन भी ऐड कर सकते हो। तो ये थी हमारी इलेक्शन कमीशन और हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, कौन कौन से सजेशंस हमने देने चाहिए। इसके अलावा लीगल सजेशंस भी हो सकते हैं, नए लॉ बनने चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे NVD। NVD क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अ नेशनल वोटर्स डे। ये हमारे फ्लैग का सिंबल है, इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से। इसमें क्या कि जितने भी हमारे नेशनल वोटर्स हैं, जैसे हमारी इलेक्शंस होती हैं तो सारे वोटर्स को अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अपने राइट को यूज़ करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए वो इलेक्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो डे है, तो जितने भी वोटर्स हैं दे शुड अबाइड बाय द फेथ इन डेमोक्रेसी। उनको डेमोक्रेसी में फेथ होना चाहिए और दे मस्ट प्रैक्टिस द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये नहीं कि किसी ने उनको ब्राइब दी या उनकी लालच दिया, ग्रीन में वोट किसी को दे दी। सो दिस इज अ नेशनल वोटर डे टू मोटिवेट द वोटर्स, ओके, टू यूज देयर वोट इन द फ्री एंड फेयर वे। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3 और होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग कनेक्टेड हेयर। अगेन आई एम टेलिंग यू द थर्ड चैप्टर की वीडियो 2 पार्ट्स में थी। So watch the videos part 1 and part 2 to understand the concept in the better way. So students, hope you must have understood. Okay students, goodbye till the next video.